छत्तीसगढ़ में माओइस्ट अटैक में 2 पुलिस वालों की मौत। कोबरा जवान इंजर्ड इन आईईडी ब्लास्ट इन झारखंड। मेजर इनकाउंटर में 30 माओवादियों की छत्तीसगढ़ में हुई मौत, 15 सिक्योरिटी फोर्सेस एंड 59 सिविलियंस की भी हुई मौत। ये हैं भारत की ईस्टर्न स्टेट से आने वाली हमारी हर रोज की सुर्खियां। माओवादी सोच भारत की 10 ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स को डोमिनेट कर रही है। उन स्टेट्स में वो पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट करते हैं इनडायरेक्ट क्लैशेस, आईईडी ब्लास्ट जैसी चीजों में। इस सोच की, इस माओइस्ट इंसर्जेंसी की शुरुआत भारत में वेस्ट बंगाल में हुई, लेकिन आज ये भारत की 9 बाकी स्टेट्स में भी फैल चुकी है, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नक्सलिज्म की इस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं क्या है नक्सलिज्म सोच, इसकी शुरुआत कैसे हुई, हमारी सरकार इसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और आखिर ये नक्सलिज्म और माओइस्ट सोच इंडिया में चाहती क्या है। जब कभी सरकार किसी कम्युनिटी या किसी देश के लोगों की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाती, जैसे कि लाइवलीहुड, खाना, घर, सोशल स्टेटस, इक्वालिटी, यहीं से उत्पन्न होती है अलगाववाद, सेपरेटिज्म एंड उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म। ऐसी ही एक एक्सट्रीमिज्म, कम्युनिस्ट, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की शुरुआत हुई चाइना में, जिसको नाम दिया गया माओइस्ट आइडियोलॉजी। इसके फाउंडर थे माओ सेसंग, जिसकी डॉक्ट्राइन आर्म्ड इंसर्जेंसी एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस से सरकार को उखाड़ कर फेंक देने की बात करती है। इसी आइडियोलॉजी के अंडर 1927 में चाइना में एक सोशल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी गई। तो पड़ोसी देश होने की वजह से इस माओवादी सोच का एक्सटेंशन हमें इंडिया में भी देखने को मिला। वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी विलेज में लोगों ने जमींदारों के और ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी। यूजुअली ये लोग ट्राइबल कम्युनिटीज से ही थे, क्योंकि सरकार इनको दबाने की कोशिश कर रही थी। उस टाइम पे इनका पर्पस था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू एंड जमींदारी सिस्टम के चलते ट्राइबल कम्युनिटीज के लैंड राइट्स उनसे छीन लिए गए, या फिर पूरे गांव की सारी जमीन जमींदारों के पास कॉन्सेंट्रेट होनी शुरू हो गई। तो ये मूवमेंट की शुरुआत हुई कि जमींदारों से वो जमीन लेकर वापस से फार्मर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज को वापस कर दी जाए। 1967 तक ये उठी हुई आवाज रिबेलियन में चेंज हो जाती है अंडर लीडरशिप ऑफ कानू सान्याल, जगन संथल एंड चारू मजूमदार, ऑल द फेमस ट्राइबल लीडर्स ऑफ इंडिया। भले ही इस मूवमेंट की शुरुआत फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ हुई, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुई, लेकिन आज़ादी के बाद ये मूवमेंट एंटी गवर्नमेंट में चेंज होनी शुरू हो गई। आज के टाइम में माओवादी नक्सल सोच की प्रेजेंट आइडियोलॉजी ये है कि इंडियन गवर्नमेंट एक सेमी फ्यूडल, कॉलोनियल एंड इंपीरियल गवर्नमेंट है, जिसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जिसका मतलब है कि हमारी प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के और कॉलोनियल बैकग्राउंड होने की वजह से उसी हिसाब से काम कर रही है, वो इंडिया की इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नक्सलिज्म के भारत में स्प्रेड होने के पूरे टाइम पीरियड को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। इसका शुरुआती फेज था, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव स्टेज, वो स्टार्ट हुआ 1967 तक और वो चला ऑलमोस्ट 1975 तक। इस पूरे टाइम पीरियड में जो मेन टारगेट था वो था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करना एंड फॉरेस्ट राइट्स को एक्वायर करना। गवर्नमेंट ने इस टाइम पीरियड में इस नक्सलवादी सोच को सप्रेस करने की कोशिश करी। तो रिएक्शन में नक्सलवादी सोच के लोगों ने आर्म्ड होना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने हथियार एक्वायर करने शुरू कर दिए, अपनी पीपल गोरिल्ला लिबरेशन वॉर नाम की एक आर्मी तैयार करनी शुरू करी, जहां यंग लोगों को वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी गई। सेकेंड फेज आया फ्रॉम लेट 1970s और ये चला लेट 1990s तक। इस टाइम पीरियड में माओवादी सोच ने इंडिया में काफी ज्यादा एक्सपेंशन करने की कोशिश करी, तो सरकार ने भी उसको दबाने के लिए उतना ही स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना शुरू किया। इस टाइम पीरियड में नक्सलवादी सोच ने लैंडलॉर्ड, जमींदार, अमीर लोगों को किडनैप करना शुरू किया, उनको विलेजर्स के आगे लेके जाके उनसे माफी मंगवानी शुरू करी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में सोच से कनेक्शन रखती थी, उन सबको इंडिया में बैन कर दिया गया। इस बैन के चलते 9000 के करीब नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया, जिनको आगे जाके डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड जैसी फोर्सेस में इंक्लूड कर दिया गया, जो आज इसी नक्सलवाद के साथ लड़ने में इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं।
हैं। इसके थर्ड फेज की दोबारा से एक पीक आया 2004 से लेके 2012 तक, जब इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक अलग फैक्शन बनना शुरू हो गया जिसका नाम था सीपीआई माओस्ट। इसके अंडर इन्होंने दोबारा से अपने आप को ग्रुप्स में अरेंज किया, 40 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स बनने शुरू हुए। इनका पीक आया 2017 में जब पीपल्स वॉर ग्रुप नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में इन सब ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया और अलायंस बना लिया। इस टाइम पीरियड में इनके रिसोर्सेज भी पीक पर पहुंचे, दे वर नियरली 1500 करोड़, क्योंकि पीछे से जो दुनिया भर की माओवादी सोच है वो इंडिया के नक्सल्स को सपोर्ट कर रही थी। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट है कि बाय द ईयर 2026 इंडिया में नक्सलिज्म का अंत कर दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि माओवादी सोच चाइना में तो शुरू हुई क्योंकि वो वहां पे कुछ सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोच चाहते थे, वहां पे उन्होंने फार लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट सोच की शुरुआत करी। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की में इसकी शुरुआत क्या हुई, उसके रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन है ट्राइबल कम्युनिटीज का सरकार के साथ डिसकंटेंट। ट्राइबल कम्युनिटीज अपने लाइवलीहुड, अपने हैबिटेट, हर चीज के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया जिससे सरकार ने इनके लाइवलीहुड के अधिकार, इनके हैबिटेट के अधिकार, सब चीजें उनसे छीननी शुरू कर दी। इतने स्ट्रिंजेंट लॉ पास कर दिए कि इन लोगों को पेड़ काटना तो दूर की बात है, उसकी खाल को उधाड़ना या उसको कहीं पर बेचना भी बैन कर दिया गया। दूसरी तरफ डेवलपमेंट, डैम्स और ये सब चीजें बनाने के चक्कर में इन ट्राइबल कम्युनिटीज को फोर्सफुली इनके हैबिटेट और इनके घर छोड़ के डिस्प्लेस करने के लिए मजबूर किया गया, जहां से इन लोगों का डिसकंटेंट बढ़ना शुरू हुआ। जब ऐसे लोग जिनके पास उनका लाइवलीहुड नहीं है, जिनको धक्के से उनके घरों से बेघर कर दिया जाए, ऐसे सभी लोगों को माओइस्ट सोच को इन्फ्लुएंस करना काफ़ी इजी हुआ। तो उन्होंने इनको अपने साथ मिलाना शुरू किया, इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, इनको वेपन सप्लाई करने शुरू करे और सरकार के खिलाफ फेस टू फेस लाकर खड़ा कर दिया। दूसरा बड़ा रीज़न जो हमेशा से ट्राइबल कम्युनिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है वो है सोशो इकोनॉमिक गैप्स। पूरा भारत आज इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहा है, हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है, हम डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सारी डेवलपमेंट का बहुत कम पार्ट इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ तक पहुंचता है, क्योंकि ये जंगलों में अकेले रहते हैं, बहुत सालों से बहुत डीप जंगलों में रहते हैं, तो इन तक वहाँ तक कभी भी वो डेवलपमेंट पहुंच नहीं पाती है। इनको इक्वल सोशल स्टेटस नहीं मिल पाता है, एजुकेशन नहीं मिल पाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए, अंडर डेवलप्ड एंड रिमोट रह जाते हैं। तीसरा बड़ा रीज़न है कि भले ही ये नक्सलवादी सिर्फ 10 स्टेट्स में है, लेकिन फिर भी इन स्टेट्स की गवर्नमेंट को लगता है कि इनको कंट्रोल करना सेंटर गवर्नमेंट का काम है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर एप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं लेते हैं। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्पेशल फोर्सेस या आर्मी का यूज करके इन एरियाज को एक्वायर भी करती है, तब भी उसका मेन टारगेट हमेशा सप्रेशन रहता है। वो इन लोगों को अमेनिटीज देकर, इनको बेटर लाइफस्टाइल देकर, बेटर फैसिलिटीज देकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश के बजाय इनको हमेशा दबाने की ही कोशिश करती है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने आज तक कभी इसके लिए कुछ किया नहीं है या इस नक्सलवादी सोच को दबाने के लिए कुछ नहीं किया है। 2010 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च किया था, जिसमें बहुत सारी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया इस इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए इन सारी स्टेट्स में। फिर अगर कोई एरिया सरकार एक्वायर करती थी तो उन सब नक्सलवादी लोगों के लिए रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ भी लॉन्च की गई, ताकि उनको बेटर फैसिलिटीज़ देकर हम उनकी आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर पाए। 2018 में गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। जब कभी कोई भी डिस्ट्रिक्ट या एरिया नक्सल फ्री बन जाता है तो सरकार उसको एक्वायर करके उसको इजीली ट्रांसफॉर्म और जल्दी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है, वहाँ पे उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करती है, उनको डेवलपमेंटल फैसिलिटीज़, रोड्स, हाईवेज, मार्केट्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है ताकि वापस से वो कहीं उसी सोच का शिकार ना बन जाए। इवन ड्यूरिंग द एनडीए गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जनजातीय का नाम देकर उनको काफ़ी मोटिवेट और प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनमन योजना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, इससे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हम लोग डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन,
हेल्थ केयर या आयुष्मान भारत स्कीम उन तक पहुंचाई जा रही है ताकि वो बीमारियों से और इन सब चीज़ों से अकेले डील ना करें। इवन ट्राइबल आइकन ऑफ द इंडिया भी डिक्लेयर किए गए बाय द एनडीए गवर्नमेंट, जिनका नाम है बिरसा मुंडा। तो उनके बर्थडे को 15 नवंबर को इंडिया में हमने नेशनल प्राइड डे सेलिब्रेट करना शुरू किया ताकि हम इन लोगों को इंडिया की डेवलपमेंट का पार्ट बना सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए गवर्नमेंट ने करी, अंडर फॉरेस्ट एक्ट 2005 इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज को हैबिटेट राइट्स देने शुरू करे। इंडिया में हमारी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री 700 से भी ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज करती है। उन 700 में से पहले उन कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड हैं, उनको नाम दिया जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो एट प्रेजेंट इंडिया में 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको पीवीटीजी का स्टेटस दिया गया है। उन पीवीटीजीज को भारत में हम अब तक 6 कम्युनिटीज को हैबिटेट राइट्स दे चुके हैं। हैबिटेट राइट से मतलब है कि जिस फॉरेस्ट में वो रहते हैं वहाँ के रहने के अधिकार, उस फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का अधिकार, उस एरिया का जो राइट है वो इस ट्राइबल कम्युनिटी को दिया जाता है। ऐसी कुछ कम्युनिटीज हैं जैसे कि भारिया, कमार, बेगा, मानकीदिया इज द लेटेस्ट जिसको हैबिटेट राइट दिया गया है। तो ऐसे सरकार इनको एम्पावर करने की कोशिश कर रही है, अधिकार देने की कोशिश कर रही है ताकि जिन जमीनों पे वो रहते हैं, जिन फॉरेस्ट में वो रहते हैं, उस फॉरेस्ट पे उनको हैबिटेट राइट्स मिले। उनके पास उनके एग्जिस्टेंस के कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उनके जो ज़मीनें हैं उनके लिए उनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पौधे को अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से काटेंगे तो वो बार बार उगता रहेगा। किसी भी बुराई को ख़त्म करने के लिए उसको जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। जब बात इंसानों की हो तो उनके गुस्से को दबाने की बजाय उनके समाधान ढूंढकर, उनको अधिकार देकर ही किसी भी चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। इस चीज़ में स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि स्टेट से अगर हम लोकली फोर्सेस को रिक्रूट करते हैं तो ऑब्वियसली वो उस जगह को, उस टेरेन को और उस फॉरेस्ट को, उस एरिया को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं रादर देन नेशनल लेवल पे रिक्रूट हुई फोर्सेस। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंटर गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ऑल्दो आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट्स ने ऐसी स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी रिक्रूट भी करी हैं जहाँ पे लोकली रिक्रूटेड सोल्जर्स इन लोगों को ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पा रहे हैं। तो ऐसे सभी स्टेट्स को इस चीज़ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज व्हाट इंडिया सेज अबाउट इटसेल्फ। इन ऑर्डर टू एम्ब्रेस द डाइवर्सिटी, unanimous efforts are needed on part of both the communities to maintain the unity of India.